वेलकम स्टूडेंट्स। मैं आज आप लोग को ना प्री बीएड का जो एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है बीएड के लिए, बीएड में जो प्रवेश परीक्षा होता है उसके लिए मैं आपको भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेके आया हूँ। 2020 में भी मैं पढ़ाने का कोशिश किया था, एक प्रयास किया था, लेकिन 2020 में एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू एडमिशन नहीं हुआ था, वो मेरिट बेसिस में हुआ था कोविड के चक्कर में। लेकिन इस बार जो 2021 का भी नोटिफिकेशन वगैरह एग्जाम का कुछ नहीं आया है, लेकिन अब जो होगा वो एंट्रेंस के थ्रू ही होगा। आपको एक प्रवेश परीक्षा देना होगा, अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो आपको प्रवेश परीक्षा देना होगा। ओके। और अभी इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, व्यापम इसका में नोटिफिकेशन आएगा, तो व्यापम इसका एग्जाम कंडक्ट कराएगा प्री बीएड का। मैं इसको सिलेबस थोड़ा आपको बता दूं। पिछले बार जो सिलेबस था 2020 में, संभवतः वही 2021 में भी होगा। मैं आपको सिलेबस थोड़ा बता दूं। मैथ्स और रीजनिंग मिला के, मैथ्स और रीजनिंग मतलब गणित और तार्किक जो योग्यता होती है उनसे मिला के 30 मार्क्स के 30 प्रश्न आते हैं। उसके बाद सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान में क्या क्या आएगा? इतिहास आएगा, राजनीतिक शास्त्र आएगा, अर्थशास्त्र आएगा, भूगोल आएगा, सामान्य विज्ञान आएगा और स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये मिला के आएगा 20 मार्क्स का। मतलब मैं लिख दूं सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान, इसको मैं इंग्लिश में जीके बोल देता हूं। जीके से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ओके। फिर आती है टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि। टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब टीचर से बनने के लिए क्या क्या क्वालिटी होते हैं, इसमें इस तरह का प्रश्न होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड जिसको बोलते हैं। इससे 30 मार्क्स के 30 प्रश्न होंगे टीचिंग एप्टीट्यूड से। टीचिंग एप्टीट्यूड, इसको हिंदी में बोलते हैं शिक्षण अभिरुचि, इससे 30 मार्क्स के प्रश्न आते हैं। फिर हिंदी ग्रामर से, हिंदी लैंग्वेज से 10 क्वेश्चन होता है और इंग्लिश लैंग्वेज से 10 क्वेश्चन होता है। इस प्रकार टोटल मिला के 30 20 50 और ये 20 50, तो मतलब टोटल 100 प्रश्न होते हैं। ये सिलेबस है बीएड जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, ये उसका सिलेबस है। 2020 में मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, 2020 में कोई एग्जाम नहीं हुआ था 2020 में, लेकिन 2021 में एग्जाम होगा। 2019 में ऑब्वियसली हुआ था। ओके, 2019 में हुआ था, 2020 में भी होने वाला था। लोगों ने, स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरे थे, मतलब व्यापम के वेबसाइट में जाके पैसे कटा के फॉर्म भरे थे। ओके, मे बी उनका पैसा रिफंड हो गया होगा, क्योंकि इस वर्ष परीक्षा तो हो ही नहीं कोई एंट्रेंस एग्जाम की, तो 2021 में संभवतः होगा। ओके, पेपर होगा आपका, और ये इस प्रकार के सिलेबस हो सकती है। आज मैं आप लोग को ज्योग्राफी का एक खंड लेने वाला हूं, तो चलिए मैं इसको आगे ले चलता हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा। ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, आप इसे जाके फॉलो कर सकते हैं। कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, तो इसमें आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भेज के पूछ सकते हैं। इसी प्रकार ये मेरा फेसबुक पेज है। मैं पहले प्रश्न की ओर चलता हूं। पहला प्रश्न कहता है कि पारिस्थितिकी तंत्र, जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं, में ऊर्जा का स्रोत क्या है? किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज, ऑप्शन आपके सामने। ठीक है, तो ये, चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। जो इकोसिस्टम में एनर्जी का जो सोर्स होता है वो सन होता है, किसी भी इकोसिस्टम में, याद रखिएगा, किसी भी इकोसिस्टम में या पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो सोर्स होगा वो सन होगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक तालाब का या एक किसी जल वाले सिस्टम का एक इकोसिस्टम आपको दिख रहा है, यहाँ पर इसमें भी सन आपको दिख रहा है। सन क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, और उस इकोसिस्टम में ना एक आपको कंप्लीट एनवायरनमेंट दिखाई देगा, मतलब हर्बीवोरस से लेकर कार्निवोरस, कार्निवोरस से लेकर ऑमनिवोरस, सब आपको दिखाई देंगे। इसमें स्टार्ट होगा सन से। इसी प्रकार एक जंगल का हो सकता है, ये वाला इकोसिस्टम एक जंगल का हो सकता है, ये किसी तालाब का इकोसिस्टम हो सकता है ना, समझ रहे हैं? इसी प्रकार एक ग्रासलैंड होता है, जहां पर घास होती है, घास का इकोसिस्टम अलग होता है। तो इस तरह से ये इकोसिस्टम है। तो प्रश्न क्या था कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो आपको याद रखना है सन, सूरज। मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर आप इस वर्ष 2021 में प्री बीएड के माध्यम से, प्री बीएड के एग्जाम देके बीएड करना चाहते हैं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। बस 2019 का मैं कटअप बताऊं आपको। 2019 का 100 मार्क्स का पेपर था, 2020 में तो हुआ नहीं था ना, तो 2019 का बताऊंगा मैं। 2019 में मैं बता दूं आपको, 100 मार्क्स में मेरे ख्याल से 64 के आसपास
रैंक 1 का था। ठीक है, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, सरकारी कॉलेज चाहिए, सरकारी कॉलेज की फीस बहुत कम होती है, मेरे ख्याल से एक साल की 6,000 से लेकर 9,000 के आसपास की बीच में होती है, क्योंकि 2018 में 6,000 था, 19 में भी 6,000 था। बाकी मुझे इस बात का नहीं पता है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज की इस तरह की फीस होती है, 6 से 9,000 के बीच में होती है एक साल का फीस, मतलब 2 साल का आपको 12,000 से 18,000 के बीच में 2 साल का। लेकिन वही अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूं मैं, तो उनकी फीस 34,000 से स्टार्ट होती है, और ये मतलब इसको मान लो आप 30,000 से 35,000 के बीच में, ये एक साल का फीस है, 1 ईयर। और ये गवर्नमेंट कॉलेज का फीस है एक साल का। सो 6 से 9,000 के बीच में एक साल का गवर्नमेंट कॉलेज का फीस है, और ये 30,000 से 35,000 का फीस है किसी भी प्राइवेट कॉलेज का। ठीक है, तो अगर आपको ये गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी। पहला 100 मार्क्स के पेपर में 50 से ऊपर लाना पड़ेगा, 50 से ऊपर, कंपटीशन ज्यादा है, 50 से टारगेट करिए, 50 से ऊपर लेके आइए, 100 मार्क्स का पेपर है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। आसान नहीं है 50 नंबर लाना, मैं आपको बता दूं। ठीक है, सो मेहनत करना है। सो आपको 3 चीजों पे अच्छे से फोकस करना है, मैथ्स, रीजनिंग, क्योंकि ये 30 मार्क्स का है, और पेपर इजी भी नहीं आते, टफ भी नहीं आते, बीच का रहेगा, मॉडरेट पेपर होगा। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग पे आपको ज्यादा फोकस करना है बीएड के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। मैथ्स रीजनिंग 30 मार्क्स का तो मैथ्स आ रहा है ना 100 में। फिर बचा जीएस, जीके जिसको बोलूं मैं, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में बता दिया क्या क्या ना, ये 20 मार्क्स का है, इसमें उतना आपको फोकस नहीं करने की जरूरत है। जो नॉर्मल आपने पढ़ा है 10th 10वीं तक, वो 10वीं तक का स्तर का प्रश्न आता है, आपसे बन जाएगा। मेन फोकस यहाँ पर करिए। अगर ये मैथ्स वीक है आपका तो थोड़ा मेहनत करिए। जीके के लिए आपको मैं बेस्ट बुक बता दूं, लूसेंट का बुक आता है, तो बहुत ही बढ़िया बुक है किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए। जीके 1 डे जो कंपटीशन एग्जाम होता है ना, उसके लिए लूसेंट बढ़िया है, तो आप जीके लूसेंट की बुक पढ़ के आसानी से कर सकते हैं। तो ये 30 20 50 हो गया। और जो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, आप मेरे पुराने वीडियो देखिएगा जो मैं 2020 के लिए पढ़ाया हूं, उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के मैंने कुछ क्वेश्चन के एमसीक्यू डाले हैं, वो 30 मार्क्स का आता है। और ये 30 मार्क्स बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, बहुत ही आसान है टीचिंग एप्टीट्यूड, तो आप ये आसानी से कर सकते हैं। अब बचा 10 मार्क्स का हिंदी और 10 मार्क्स का इंग्लिश। इंग्लिश नहीं आती तो इतना टेंशन नहीं लेना है, हिंदी आप नॉर्मल कर सकते हैं। अगर इंग्लिश आती है तो हिंदी ग्रामर में दिक्कत है तो टेंशन नहीं लेना, 10 मार्क्स का है। ठीक है, जितना हो सकता है उतना करिए, इस चीज को याद रखिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैथ्स, रीजनिंग है और टीचिंग एप्टीट्यूड है। 60 मार्क्स का है सीधा सीधा ये। जीके बहुत ही बड़ा सिलेबस है, बहुत ही बड़ा सिलेबस है जीके, इसलिए मैं बोलूंगा आपको समय कम है अगर आपके पास, तो आप मैथ्स और रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड इन पे ज्यादा मेहनत करिए, क्योंकि 60 मार्क्स का, 100 में 60 मार्क्स का वेटेज तो यही रख दो सब्जेक्ट, 2 पोर्शन रखते हैं ना, तो इन पे आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी है। चलिए मैं आगे चलता हूं। अगर आपको कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसको समाधान करूंगा आपकी समस्या का। ठीक है, आप कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, सुपरनोवा है क्या? है सुपरनोवा, एक प्रश्न है, सुपरनोवा क्या है? आपके सामने ऑप्शन है। ये जो प्रश्न है ना, ये सोलार सिस्टम से उठाया गया है, ब्रह्मांड से, ब्रह्मांड से प्रश्न है, जो कि भूगोल के अंतर्गत ही पढ़ते हैं हम। इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। ये एक विस्फोटक सितारा है, एक्सप्लोडिंग स्टार। अब आपको ये इतना नहीं जानना है कि वो क्या है, कैसे विस्फोट हुआ इसमें, सिर्फ याद रखिए प्रश्न पूछने का सुपरनोवा क्या है, आपको मतलब है एक्सप्लोडिंग स्टार है। ओके, इतना याद रखिए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण को क्या कहा जाता है? वो अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हमको ये पता है कि अगर सन है, देखो मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊं यहाँ पर। अगर ये सन है, सन मतलब सूरज, सूर्य, सूर्य और पृथ्वी, पृथ्वी है, ये अर्थ है, ये पृथ्वी है, और पृथ्वी की वायुमंडल यहां तक है, मान लो मैं यहां तक वायुमंडल है, पृथ्वी की वायुमंडल यहां तक, बहुत सारे स्पीयर्स होते हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर करके बहुत सारे स्पीयर्स होते हैं, ये पृथ्वी के बहुत सारे, ये वायुमंडल है मान लो। अब ये जो एनर्जी है, यहां से यहां तक एनर्जी आ रही है, हीट एनर्जी, तो यहां तो कोई मीडियम नहीं है। आपने 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ा होगा कि कोई भी हीट, हीट मतलब ताप, ताप को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए आपने 3 तरह की चीजें पढ़ी होंगी। एक रेडिएशन के बारे में पढ़ा होगा, है ना, कन्वेक्शन के बारे में पढ़ा होगा। तो उसी प्रकार यहां पर सन और अर्थ के बीच में कोई मीडियम नहीं है, कोई माध्यम नहीं है, तो ये ताप यहां से यहां तक आई कैसे? तो इससे इससे रिलेटेड ये प्रश्न है। ठीक है, मैं ज्यादा आपको यहां बता के कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा चीजें। चलिए इसका आंसर कमेंट करिए आप। इसका आंसर है इंसोलेशन।
इसको याद रखिएगा, याद रखिएगा। द सोलर रेडिएशन कमिंग टू अर्थ, या पृथ्वी पर आने वाली सौर विकिरण को क्या कहते हैं? इंसोलेशन कहते हैं, याद रखिएगा। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, आपने वेव्स या तरंग आपने 9वीं क्लास में पढ़ा ही होगा, या याद तो नहीं होगा यार, ऑब्वियसली याद नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, ओपन करके देखिएगा। तरंग दो प्रकार के होते हैं, इंग्लिश में इसको वेव्स बोलते हैं, वेव्स बोलते हैं। तरंग दो प्रकार के आपको दिखाई देगा, एक होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हिंदी में बता दूं नाम इसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। और एक होती है नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो जो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, ठीक है। तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती ना, उनको ट्रेवल करने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। तो जो सन से, यहां लिखा ना, सन एमिट्स रेडिएट, सन एमिट रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो सन से जो रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी बाहर, ऊर्जा जो बाहर निकल रहा है, वो किस वेव या तरंग के माध्यम से अर्थ तक पहुंचता है? तो वो है विद्युत चुंबकीय तरंग। तो प्रश्न ये बन सकता है आपके प्रश्न एग्जाम में कि सन से, सूरज से जो वेव तरंग पृथ्वी तक आ रहा है, वो कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे, याद रख लेना। ये प्रश्न बन सकता है, क्योंकि अगर ये नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता तो यहां पर सन और अर्थ के बीच में कोई माध्यम होता, वो माध्यम से ये ऊर्जा हम तक पहुंचती। ओके, ये याद रख लेना। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ब्रह्मांड के मूल, विकास और अंतिम भाग के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है? स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन एंड इवेंचुअल फेट ऑफ द यूनिवर्स इज नोन एज। सीधा सीधा प्रश्न है, ब्रह्मांड के स्टडी को, है ना, स्पेस यूनिवर्स के स्टडी को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिंपल सा प्रश्न है। अगर मैं सीधे भाषा में आपको समझाऊं तो इसका प्रश्न है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही आंसर है कॉस्मोलॉजी। याद रखना, ये प्रश्न एग्जाम में बन चुका है यार, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगर आपको प्री बीएड से रिलेटेड कोई भी जानकारी जानना है तो कमेंट करके मत पूछिएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो के थ्रू बताने की कोशिश करूंगा। अभी वैसे अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है एंट्रेंस एग्जाम का, लेकिन आएगा तो 1 महीने में एग्जाम हो जाएगा, आप इंतजार मत करिए। अगर एग्जाम कैसे होगा मैं आपको बता दूं, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा 1 महीना या 1 महीने से कुछ कुछ दिन ज्यादा, 45 दिन 40 दिन का समय मिलेगा। और उन 40 से 45 दिन, ये बहुत मैक्सिमम बोल रहा हूँ, 1 महीना का मिलता है, तो 30 से 45 दिन के मध्य समय है, इसमें आपको एग्जाम क्रैक करना है ना, एंट्रेंस में आपको जाना है। तो अभी से पढ़िए, नोटिफिकेशन का इंतजार मत करिए, नोटिफिकेशन आएगा आपको समय नहीं मिलेगा, इसलिए अभी से निकालिए। अगर बीएड करने का प्लानिंग है और सरकारी कॉलेज से करना है तो पढ़िए यार, फिर पढ़ना स्टार्ट कर दो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूँ। पांचवा प्रश्न है, सौर मंडल के 4 बड़े ग्रह घटते क्रम में कौन से हैं? द 4 लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इन डिक्रीजिंग साइज आर। घटते क्रम में ना, मतलब सबसे बड़ा पहले रखो, फिर थोड़ा छोटा रखो, फिर और छोटा रखो, फिर और छोटा रखो, अगर छोटा करते जाओ। बहुत सिंपल प्रश्न है, मैं कोशिश करूंगा कि सोलार सिस्टम से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो के थ्रू बताऊं आपको इंफॉर्मेशन, यहां से एक क्वेश्चन बन ही जाता है। इसका आंसर है बृहस्पति, शनि, यूरेनस एंड नेपच्यून, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये 4 लार्जेस्ट प्लेनेट है। मतलब सबसे बड़ा प्लेनेट ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, और बाकी 4 और भी होंगे। देखिए यहां पर देखिए, ये जुपिटर है, जुपिटर बृहस्पति इसको बोलते हैं, ये जुपिटर है, दिख रहा है आपको स्क्रीन में जुपिटर, ये हमारा अर्थ है, छोटा सा पेद्दी सा दिख रहा है ना अर्थ, ये मरकरी है, ठीक है। हिंदी में शायद इसको बुध बोलते हैं, शायद, मैं श्योर नहीं हूं, इसको बुध बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। बुध, शुक्र और पृथ्वी, ये मंगल है, ये मैंने बताया आपको जुपिटर को, बृहस्पति, ये शनि है, ये यूरेनस और ये नेपच्यून, इसको याद रख लेना, सीक्वेंस में है। सब क्वेश्चन बनेगा कि अर्थ, सन की, ये सूरज है ना भाई, सन, सन के सबसे पास में कौन है? मरकरी। देखो ध्यान से देखो, सन के सबसे पास में मरकरी है, ये प्रश्न है, ये सन से दूरी के क्रम में है, सन से दूरी के क्रम में। अगला क्वेश्चन की ओर चल रहा हूं मैं, निम्न डिवाइस में से कौन सा नमी को नापने के लिए उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी को मापने के लिए, नमी, ह्यूमिडिटी को नमी बोलते हैं, नमी को मापने के लिए कौन सा चलिए इसका आंसर मैं आपको बता दूं,
नमी को मापने के लिए हम जिस उपकरण का उपयोग करते हैं वो है हाइग्रोमीटर। ये याद रख लेना, आर्द्रता मापी, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर इंग्लिश में नाम याद रखिएगा। हो सकता है यह आर्द्रता मापी ऑप्शन में ही ना हो, हिंदी में ही इसको भी इंग्लिश में लिख दिया हो, हाइग्रो मापी, हाइग्रो मापी, इसलिए इसको इंग्लिश में याद रखिए, हाइग्रो मापी। लैंड और समुद्र हवाओं किसके कारण होती है? लैंड एंड सी ब्रीजेस अकर ड्यू टू, लैंड मतलब जमीन होता है ना, उसको जमीन कर लीजिए आप, जमीन और समुद्री हवाओं, जमीनी और समुद्री हवाओं किसके कारण होती है? तो मैं आपको बता रहा था कि हीट कैसे ट्रेवल होता है, मैं बता रहा था ना, कंडक्शन एक मैंने बोला था, दूसरा कन्वेक्शन बोला, तीसरा रेडिएशन, मैंने 3 बताया था। ये कंडक्शन कब होता है? हीट का ट्रांसफर, हीट मतलब हीट जो ऊर्जा है ना, ताप ऊर्जा, तो ये इसका ट्रांसफर होता है। कंडक्शन किसके? संचालन, कंडक्शन होगा जब सॉलिड में होगा, एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड में, या सॉलिड में, जैसे ये रॉड है, लोहे का रॉड है, ये लोहे का रॉड है, यहां पर मैं गर्म कर रहा हूं, यहां पर मैं गर्म कर रहा हूं, मतलब यहां पर हीट कर रहा हूं, या मोमबत्ती जला दिया, एक मोमबत्ती जला दिया और ये गर्म हो रहा है मोमबत्ती से, तो पहले ये पोर्शन गर्म हुआ, फिर ये पोर्शन गर्म हुआ, फिर ये, तो ये ऐसे ट्रांसफर हो रहा है हीट, ऐसे ऐसे, फिर यहां पर गर्म होगा, तो उसको कंडक्शन बोलते हैं। उसी प्रकार कन्वेक्शन होता है, और रेडिएशन सन से आता है, देखा हमने ना, सन और अर्थ के बीच में कोई मीडियम नहीं है, माध्यम की जरूरत नहीं है रेडिएशन के लिए, ठीक है। चलिए, इसका सही आंसर होगा कन्वेक्शन। ये प्रश्न जो है, लैंड और सी ब्रिजेस अकर्स ड्यू टू कन्वेक्शन, संवहन। अगला प्रश्न है, द टर्म एपीसेंटर इज एसोसिएटेड विथ, शब्द अधिकेंद्र किसके साथ जुड़ा हुआ है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, कक्षा 8वीं में दिया है, एनसीईआरटी कक्षा 8वीं। चलिए, इसका आंसर बता दूं मैं, अर्थक्वेक, भूकंप। ये दिखाई दे रहा है एपीसेंटर, ये एपीसेंटर है, ये फोकस है। देखो, ये अर्थ का सरफेस है, देखो आप नदी दिख रहा है ना, नदी सरफेस पे नदी बहेगा, ये नदी है, सरफेस है, और ये अर्थ के अंदर का पोर्शन है, ये जो है फोकस, यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये फोकस, यहाँ पर क्या है, भूकंप का कॉज हुआ, और यहाँ से वेव्स जनरेट हुए, देखो वेव बन रहा है ना, वेव, ये तरंगे, ये तरंगे बन रही है, तरंगे बन रही है। अब ये तरंगे जहां जाएगी वहां डिस्ट्रॉय करेगा, तोड़फोड़ मचाएगा। ओके, सो ये एपीसेंटर है, ऊपर वाला जो सरफेस में है, और फोकस में ही क्या हुआ, भूकंप जनरेट हुआ, यहाँ से ये वेव जो बन रही है ना, इस वेव को बोलते हैं सिस्मिक वेव बोलते हैं, ठीक है, सिस्मिक वेव्स। ये वर्ड याद रख लेना भाई, सिस्मिक वेव प्रश्न बन सकता है, सिस्मिक वेव्स, इसको याद रखना। अब एक दो फैक्ट्स यहां बता दूं, सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ क्या है? सिस्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर एंड रिकॉर्ड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इन टर्म्स ऑफ शॉक वेव्स। सिस्मोग्राफ एक उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता, मैग्नीट्यूड को नाप रहा है। ओके, एक डिवाइस है, उपकरण है, इसको याद रखना। रिएक्टर स्केल, कई जगह रिचर स्केल पढ़ते हैं, रिएक्टर स्केल में पढ़ूंगा इसको। द मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड ऑन द रिएक्टर स्केल। इस स्केल में क्या होता है, उसके मैग्नीट्यूड को नापा जाता है, ठीक। इस स्केल में 1 से 12 तक के नंबर यूज होते हैं, जिसमें अर्थ के मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू, कितनी वैल्यू है, कितना मान है, मान किस मान में आया, मान किस मान से वैल्यू है उसकी, उस वैल्यू को मापा जाता है इसमें, रिएक्टर स्केल। ये दो, सिस्मोग्राफ और रिएक्टर स्केल, ये दो चीज याद रख लेना, ये दोनों भूकंप से ही रिलेटेड है। सिस्मोग्राफ एक यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है, और रिएक्टर स्केल एक स्केल है, उसमें 1 से लेकर 12 तक के नंबर होते हैं, तो कितनी तीव्रता का भूकंप है ये पता चलता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की निम्नतम परत कौन सी है? इनमें से कौन सी परत जो है वो वायुमंडल की निम्नतम है? बहुत ही सरल प्रश्न है, इसका सही आंसर होगा, मैं बता दूं, ट्रोपोस्फियर। ये रहा, ये अर्थ है, आपको दिख रहा है, ये अर्थ है, अर्थ का सरफेस दिख रहा है, ये अर्थ सरफेस है, अर्थ मतलब पृथ्वी, ये पहला वायुमंडल ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर। याद रख लेना यार, ये एग्जाम में प्रश्न बनता है। पहला क्या है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हिंदी में बता दो, तो ये देखो प्रश्न आया है, ऐसे प्रश्न पूछ दिया है, हिंदी में तो ऑप्शन ही नहीं है, तो कैसे करोगे? इंग्लिश तो याद रख लो, ऐसे जो टर्म्स होते हैं ना उसकी इंग्लिश जरूर याद रखो, क्या पता हिंदी दे ना दे, आप लोग याद करके जाओगे हिंदी हिंदी हिंदी, हिंदी में आए ही नहीं तो कैसे करोगे? देखो लिखा तो है ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल कुछ बोलते हैं, मुझे ऐसा याद आ रहा है, लेकिन आप इसको इंग्लिश याद रखो। ओके, इसको इंग्लिश में याद रख लो, है ना, तो हिंदी मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि बुक में नहीं दिया होगा, बुक में अगर हिंदी में दिया भी है लेकिन एग्जाम में आया ही नहीं तो क्या कर लोगे यार, बताओ, तुम ही बताओ क्या करोगे, नहीं करोगे, मतलब नहीं है ना। तो मैं आपको एक चीज और बता दूं, ट्रोपोस्फियर कहां तक है, अर्थ सरफेस से 11 किलोमीटर की दूर तक के जो वायु के मंडल है उसको अपन ट्रोपोस्फियर बोलेंगे।
अर्थ सरफेस से 50 किलोमीटर की दूरी तक जो वायुमंडल है उसको स्ट्रेटोस्फीयर बोलेंगे। 87 किलोमीटर तक को मीजोस्फीयर। याद करने की जरूरत नहीं है, डाटा याद नहीं रखना है, बस एक याद रख लो 11 किलोमीटर वाला ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, ये याद रख लो बस। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक नोट कर लो इसको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा क्षेत्र सबसे छोटा है? इनमें से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? एरिया में पूछा जा रहा है, एरिया में, ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है। ये बहुत ही कठिन क्वेश्चन है, इसका आंसर वैसे तमिलनाडु होगा। अगला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को किस रूप में जाना जाता है? ये देखो, ये हमारा अर्थ का मैप, भारत हो गया, भारत हो गया, तो भारत के पश्चिमी, ये पश्चिम भाग है, ये पश्चिम है ना, ये पश्चिम है, और ये वाला पूर्व होगा, ठीक है। तो पश्चिमी भाग में क्या बोल रहा है? पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को, पश्चिमी तट के ऊपरी भाग को, मतलब ये पूछा जा रहा है इसका नाम क्या है आपसे। वैसे इसका भी कुछ नाम होगा, वैसे इस तट का भी कोई नाम है, तट होते हैं ना तट, तो तट के, इस तट का क्या नाम है पूछा जा रहा है इसका आपसे। इसका आंसर बता देता हूं, इसका आंसर है कोंकण तट, कोंकण, कोंकण तट, याद रखना, कोंकण कोस्ट बोलते हैं, ठीक है, कोस्ट, कोंकण तट। ये आपको दिख रहा है स्क्रीन में, देखो ये वाला जो हिस्सा है ना, यहां से यहां तक, ये हिस्सा कोंकण तट है, कोंकण तट, ये वाला कोंकण तट। फिर ये वाला जो मालाबार तट है, यहां से यहां तक मालाबार तट बोलते हैं, मालाबार। तो याद लिखो इसको, तुरंत नोट करो आप, इसको बोलते हैं मालाबार, मालाबार तट। ये वाला जो तट है यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं कोरोमंडल, कोरोमंडल कोस्ट। इस वाले को बोलते हैं उत्कल कोस्ट, उत्कल कोस्ट। ये प्रश्न बन सकता है ना, याद रखिए आप, प्रश्न बन सकता है, याद रखिए। पश्चिमी, भारत के पश्चिमी घाटों में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी हिल्स, ठीक है, याद रखिएगा, अनाईमुड़ी हिल्स। अनाईमुड़ी इज अ माउंटेन लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ केरला। इट्स हाईएस्ट पीक इन, इट इज द हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट एंड साउथ इंडिया। तो आपसे अगर प्रश्न पूछे साउथ इंडिया, दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो यही याद रखना, अनाईमुड़ी, ओके, अनाईमुड़ी, याद रखना इसको, यहां पर है अनाईमुड़ी, केरला में, ठीक। द ईस्टर्न कोस्ट प्लेन इज ऑल्सो कॉल्ड, पूर्वी तटीय मैदान को भी कहा जाता है, मैंने अभी तो बताया आपको। इसका आंसर क्या है? कोरोमंडल तट, अभी भी दिखाया था ना, कोरोमंडल तट कहां पर है, देखो, ये देखो कोरोमंडल तट यहां पर है ना, ये कोरोमंडल तट, और ये वाला जो है उत्कल कोस्ट है। अगला प्रश्न है, माजुली द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, रिवर आइलैंड है ना, नदी द्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप है वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप। नदी द्वीप का मतलब ऐसे नदी बह रही है, नदी बह रही है, तो नदी के बीच में एक द्वीप बन गया है, इधर पूरा पानी होगा, ये पूरा पानी, ये पूरा पानी, ये पूरा पानी, ये पूरा पानी है, यहाँ पर एक द्वीप होगा, द्वीप, ठीक है। ऑब्वियसली या तो ब्रिज बना होगा आने जाने के लिए, या तो नाव से आना जाना करते होंगे। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, कौन से राज्य में है? हमारे भारत में है। पहले तो बता दूं, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत में है, तो वो है असम में, याद रखना, असम में। अगर नदी भी पूछ ले कौन सी नदी, तो ये नदी याद रख लेना, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी में है, कहां पर? असम में, ब्रह्मपुत्र नदी असम में, याद रखना, कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र। द्वीप का नाम क्या है? माजुली, क्या नाम है? माजुली, ठीक है, जूली से नाम याद रख लो, माजुली द्वीप, कहां पर? ब्रह्मपुत्र में, ठीक, याद रख लेना, असम में। अगला लास्ट क्वेश्चन आज का 15वां क्वेश्चन, नाथुला एक जगह का नाम है, नाथुला एक ऐसी जगह है जहां 44 साल बाद भारत चीन की सीमा व्यापार फिर से शुरू हुई है। ये कौन से सीमा पे है, भारत की कौन सी जगह पे है? आपसे पूछा जा रहा है नाथुला कहां पे है, कौन सी जगह पे, कौन से राज्य में नाथुला है? सिक्किम, याद रख लेना, सिक्किम। नाथुला, नाथुला एक दर्रा भी है, दर्रा के सेक्शन में पढ़ेंगे बाद में। नाथुला याद रख लेना, सिक्किम। तो आज हमने बीएड एंट्रेंस एग्जाम में ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन किए हैं, 15 क्वेश्चन। अब आपको बीएड अगर एंट्रेंस देना चाह रहे हैं आप, मतलब आप बीएड कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, तो आपको बीएड का एंट्रेंस तो देना है। पहला कंडीशन यही है कि बीएड में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको ये एंट्रेंस देना पड़ेगा, प्री बीएड के नाम से ये एंट्रेंस होता है, ठीक है। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो ग्रेजुएशन के बाद ये एंट्रेंस आप दे सकते हैं, प्री बीएड। और एक होता है बीएससी या बीए बीएड, बीएससी, मैं थोड़ा इंफॉर्मेशन दे दूं, बीएससी बीएड या फिर बीए बीएड, बीए बीएड, ये एग्जाम आप 12th के बाद देंगे, 12th के बाद देंगे तो 4 साल इसकी पढ़ाई होगी। अगर आप बीएससी बीएड करते तो आप बीएससी की डिग्री मिलेगी और बीएड की डिग्री मिलेगी।
अगर आप बीए करते हैं तो बीए की डिग्री मिलेगी और बीएड की डिग्री मिलेगी, ये 4 साल होता है ना। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, आपने ग्रेजुएट हो, आपने मान लो मैं सपोज करता हूँ आपने बीएससी किया है या आपने बीए किया है या आप बीई वाले हैं, इंजीनियरिंग वाले हैं, तो आपको प्री बीएड देना है जो कि 2 साल का होगा। 2 साल का कोर्स होगा बीएड। अगर आप ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो 2 साल, अगर आप 12th की बात करते हैं तो आपको ग्रेजुएशन हो जाएगा और बीएड, मतलब 3 साल का ग्रेजुएशन और 1 साल का बीएड, 4 साल में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। सो कुछ भी आपको समस्या है कमेंट करिएगा, मैं आपको बताने की भरपूर कोशिश करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।